जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा फंडामेंटल राइट्स का सीरीज चल रहा है और हमने पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो अपलोड कर रखा है। आपने अगर वो नहीं देखा है तो आई बटन में वीडियोस के लिंक अवेलेबल हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उनके लिंक्स दिए जाएंगे, आप जाके उन्हें जरूर देखिए। और आज का हमारा लेक्चर जो होगा वो फंडामेंटल राइट्स का ही एक्सटेंडेड पार्ट होगा, पार्ट 3, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट्स का आज फाइनल पार्ट है। तो अब तक आप लोगों ने हमारे वीडियोस पार्ट 1 पार्ट 2 फंडामेंटल राइट्स के ऊपर नहीं देखे हैं तो वीडियोस वो जाके जरूर देखें, तब ये फाइनल पार्ट आके आप देखें। तो है गाइस, मैं राहुल गुप्ता और आप सब देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप सब जैसा जानते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि हमारा जो मौलिक अधिकार है यानी फंडामेंटल राइट है वो पार्ट 2 में फॉल करता है, पार्ट 3 यानी भाग 3 में कॉन्स्टिट्यूशन में फॉल करता है, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। ठीक है, हमारे पास टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन बना उस समय 7 थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हमने जो है पहले ही हमने इसमें 4 फंडामेंटल राइट्स डिस्कस कर रखे हैं। कौन कौन से हमने डिस्कस किए हैं? वो है समानता का अधिकार यानी राइट टू इक्वालिटी, स्वतंत्रता का अधिकार यानी राइट टू फ्रीडम, शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ओके, ये 4 हमने डिस्कस किए हुए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन एंड कल्चर, और फाइनल और लास्ट हमारा फंडामेंटल राइट जो है वो है संवैधानिक उपचार का अधिकार यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम कुछ प्रीकैप ले लेते हैं जो हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा है। तो संपत्ति का अधिकार जो है फ्रेंड्स वो था 7th फंडामेंटल राइट्स पहले हुआ करता था, बट 44th संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत यानी संविधान संशोधन के तहत 1978 में इसे संपत्ति का अधिकार को फंडामेंटल राइट से हटाकर कानूनी अधिकार के सूची में डाल दिया गया। अब ये संविधान के भाग 12 में एग्जिस्ट करता है, आर्टिकल 300A के तहत। ठीक है, इस तरह से अब टोटल हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? अब हैं कितने? 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मौलिक अधिकारों को राज्य के कृत्यों के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में स्थान दिया गया है। इससे क्या मतलब है? इससे मतलब ये है कि ये हमारे इंडियन जो पीपल्स हैं, हमारे भारतीय जो नागरिक हैं, उनको एक गारंटी के तौर पे ये फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं कि इनके अधिकारों के अगेंस्ट जाके सरकार कोई भी कानून नहीं बना सकती। अगर सरकार ऐसी गलती कर बैठती है तो हमारे जो नागरिक हैं वो अपने फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार के संरक्षण के लिए सीधा सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। मैं इसको बताऊंगा अभी ऐसा क्यों है, हम आगे इस पर जरूर बात करेंगे। कुछ ऐसे मूल अधिकार जो हमें चाहिए ही चाहिए, उन्हें ही हम फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार कहते हैं। तो आप एक तरीके से इसे फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार के परिभाषा के रूप में ये समझ सकते हैं। कुछ ऐसे मूल अधिकार जो हमें चाहिए ही चाहिए, उन्हें ही हम मौलिक अधिकार कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राइट टू एजुकेशन एंड कल्चर यानी शिक्षा और संस्कृति के विरुद्ध अधिकार, और ये फॉल होता है आर्टिकल 29 से 30 के बीच में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं ये बोलना क्या चाह रहा है। यह अल्पसंख्यकों को ध्यान में रख के ये जो है फंडामेंटल राइट्स बनाया गया है। अब अल्पसंख्यकों से क्या मतलब है ये भी समझते हैं। आर्टिकल 29 ये हमें क्या बोलता है? अल्पसंख्यकों को यह अधिकार होगा वह अपनी भाषा, संस्कृति, लिपि की सुरक्षा करे। ठीक है, तो यहाँ आर्टिकल 29 के तहत जो अल्पसंख्यक यानी जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, उन्हें ये राइट दिया गया है कि वो अपने लैंग्वेज, कल्चर, स्क्रिप्ट, इन सब की वो सुरक्षा खुद ही करे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 30। सॉरी, आर्टिकल 30 में क्या कहा जा रहा है? अल्पसंख्यकों का यह अधिकार होगा कि वो अपनी संस्थाओं का प्रबंध भी स्वयं करें। माइनॉरिटीज हैव अ राइट टू मैनेज देयर इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो यहाँ आर्टिकल 30 के तहत जो माइनॉरिटीज हैं उनको यह अधिकार दिया गया है कि वो अपने शैक्षणिक संस्थान, अपने रिलीजियस जो संस्थान हैं, उनके धर्म के लिए जो वो अपने धर्म का प्रचार करते हैं, उनका वो मैनेजमेंट स्वयं कर सकते हैं। इसमें गवर्नमेंट का कोई भागीदारी नहीं होगा, हस्तक्षेप नहीं करेगी। ये इनको कहाँ से दिया गया, कहाँ ये बताया गया? ये है इनका आर्टिकल 30 के तहत इनको फंडामेंटल राइट्स ये दिया गया है।
बढ़ते हैं आगे। अब देखिए यहाँ जो राज्य, जो स्टेट की बार बार बात होती है, अब हम समझ ले स्टेट एक्चुअली है क्या। बहुत बारी लोग ये सोचते हैं, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट शब्द यानी कि राज्य, इन शब्द का बहुत बार जिक्र होता है। आखिर ये है क्या? तो राज्य में जो है होता क्या समझिए, राज्य में पार्ट्स हैं कुल 3 और इसमें यूनिट्स हैं कुल 2। ठीक है, पार्ट है 3, यूनिट्स है 2। पार्ट में देख लेते कौन कौन सा है। इसमें है लेजिस्लेचर यानी विधायिका, ठीक है, एग्जीक्यूटिव बॉडी यानी कार्यपालिका, जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका, और यूनिट्स में है सेंट्रल एंड स्टेट। अब इन्हीं तीनों को हम जो है ना संविधान का 3 स्तंभ भी कहते हैं, समझ लीजिए। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका को हम संविधान का 3 स्तंभ भी कहते हैं। अब यहाँ समझने वाली बात जो है वो समझिए। समझने वाली बात यहाँ ये है कि विधायिका क्या है। विधायिका जब केंद्र के लिए काम करेगी तो वो पार्लियामेंट के थ्रू काम होती है, और जब राज्य के लिए वो काम करेगी तो वो विधानमंडल के थ्रू वो काम करती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है हमारा एग्जीक्यूटिव बॉडी। अब विधायिका का क्या काम है पहले ये हम समझ ले, फिर एग्जीक्यूटिव बॉडी पे हम स्विच करेंगे। तो विधायिका, जैसा कि नाम है, नाम से ही ये समझ में आ रहा है, विधायिका यानी इनका काम है विधि बनाना, यानी कि कानून बनाना। तो ये सेंटर के लिए पार्लियामेंट इसके लिए बनाएगी और स्टेट के लिए विधान मंडल बनाएगी। उम्मीद करता हूं आप सब क्लियर होंगे। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं कार्यपालिका। अब देखिए कार्यपालिका ये अपने नाम से ही क्लियर है। कार्यपालिका यानी कि जो भी विधि, विधायिका, कानून जो लेजिस्लेचर बनाएगी उसको ये पालन करवाएगी। ठीक है, अब समझते हैं इसका क्या काम है, डिटेल में थोड़ा समझ लेते हैं। कार्यपालिका जब केंद्र के लिए काम करेगा तो उसमें कौन कौन आएंगे? जब केंद्र के लिए कार्यपालिका काम करेगा तो उसमें आएंगे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और इसी के साथ अगर ये स्टेट के लिए अगर कार्यपालिका काम करता है तो उसमें कौन कौन आएंगे? तो उसमें गवर्नर आएंगे, चीफ मिनिस्टर आएंगे और स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ आप सब क्लियर हो गए हैं कि जब कार्यपालिका स्टेट और सेंटर के लिए काम करेगी तो कौन कौन आएंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं थर्ड नंबर, जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका। अब न्यायपालिका यहाँ पे ये इसके नाम से ही आप समझ गए होंगे कि विधायिका जो है कानून बनाएगी, कार्यपालिका उस कानून का पालन करवाएगी, और अगर इन सब के बावजूद कोई डिस्प्यूट होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, कोई भी अगर अड़चन अड़ंगा आती है तो उसको कौन देखेगा, उसको सॉल्व कौन करेगा? जुडिशरी हमारी यानी कि न्यायपालिका। अब देखिए न्यायपालिका केंद्र के लिए जब काम करेगा तो वो सुप्रीम कोर्ट कहलाता है। ठीक है, जब ये सेंटर के लिए काम करेगी तो ये होगा सुप्रीम कोर्ट। और वैसे ही अगर न्यायपालिका जब राज्य के लिए काम करेगी तो वो क्या कहलाएगी? हाई कोर्ट। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट, हमारा आगे का नेक्स्ट टॉपिक है। अब आते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये फॉल करता है आर्टिकल 32 में। तो ये सारा का सारा खेल आर्टिकल 32 का है। चलिए समझते हैं क्या है ये। तो पहले समझ लेते हैं आर्टिकल 31। ठीक है, आर्टिकल उधर 29 और 30 में तो हमारे आ गए थे कौन सा? राइट टू, क्या आ गए थे? राइट टू एजुकेशन एंड कल्चर। आर्टिकल 29-30 में आ गए थे, बट अब हम सीधा 32 पे स्विच कर रहे हैं, लेकिन 31 तो बीच में गैप जा रहा है। वो आखिर था क्या, ये भी जरा हम समझ लें। तो आर्टिकल 31 जो है इसी के तहत पहले संपत्ति का अधिकार था, जिसे अब हटा दिया गया है। अब ये कहाँ गया? अब ये कानूनी अधिकार बन गया है भाग 12 में, और आर्टिकल 300A के तहत अब इसे जोड़ दिया गया है कानूनी अधिकार बना के। ठीक है, 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत यानी संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन पर कोई भी सीधा सर्वोच्च न्यायालय में शिकायत कर सकता है। अब ये समझिए, सुप्रीम कोर्ट में अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए भी जाना हमारा फंडामेंटल राइट्स है। ये बहुत ही टेक्निकल चीज़ है, ये आप समझ जाइए। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन होता है, आपको ऐसा लगता है कि आपके फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन हो रहा है, तो अपने फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाना भी आपका फंडामेंटल राइट है। ठीक है, अब यहाँ पे ये समझिए, सुप्रीम कोर्ट में जाना तो फंडामेंटल राइट है, और ये जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट इसको टाल नहीं सकता है, वो इसकी सुनवाई करेगा ही करेगा, प्रायोरिटी बेसिस पे करेगा। अब देखिए, ये चूंकि आर्टिकल 32 के तहत आपका तो सुप्रीम कोर्ट में जाना
कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन हाई कोर्ट में जाना आपका मौलिक अधिकार नहीं है, फंडामेंटल राइट नहीं है, ये आप समझ लीजिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कुछ एक डिटेल है वो समझ लें कि बी आर अम्बेडकर जी ने जो है ना इस मौलिक अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। किसने? तो अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर जी, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट है हमारा, अब हम देख लेते हैं इसमें जो कुछ टूल्स हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ टूल्स हैं जिसके तहत ये आर्टिकल 32 का बचाव करता है, रख रखाव करता है, वो क्या है ये समझ लेते हैं। तो जब मौलिक अधिकारों के हनन के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे तो वो क्या करती है? रीट जारी करती है। रीट क्या है समझेंगे आगे, आप बस बने रहें हमारे साथ। तो आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और आर्टिकल अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट रीट जारी करती है। ठीक है, चलिए अब रीट कितने प्रकार की होती है यह भी जान ले। तो भाई रीट होती है 5 प्रकार की। कितने? 5 प्रकार की। कौन कौन सी होती है? हैबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण, मैंडमस यानी परमादेश, प्रोहिबिशन यानी कि निषेध, और सर्च्योरारी यानी कि उत्प्रेक्षण। ठीक, और 5 एंड लास्ट है हमारा को वारंटो यानी कि अधिकार पुच्छा। ठीक है, अब देखिए इसमें हम इन पांचों को हम डिटेल में समझेंगे। इससे पहले हम एक जो पॉइंट हमें जानना है वो समझ लें। प्रस्तावना यानी प्रियम्बल को संविधान का आत्मा कहा गया है, ये आप लोग नोट कर लें। प्रस्तावना यानी प्रियम्बल को संविधान का आत्मा कहा गया है। और यहाँ पे देखिए बी आर अम्बेडकर ने फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार को संविधान का आत्मा और हृदय कहा है। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये बहुत बारी पूछा गया है इसलिए आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा पहला जो हम रीट के बारे में डिस्कस करेंगे वो है हैबियस कॉर्पस। आई एम सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। चलिए, तो सर्वोच्च न्यायालय से ये जो है सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है किसी भी व्यक्ति या अथॉरिटी के खिलाफ। हैबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण ये सुप्रीम कोर्ट जारी करती है किसी भी व्यक्ति या अथॉरिटी के खिलाफ। यह शारीरिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। यह भी हमारा समझने वाला बात है। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट है हमारा मैंडमस यानी कि परमादेश। अब ये क्या है परमादेश? तो परमादेश जो है यह केवल प्राधिकारी यानी अथॉरिटी के खिलाफ ही जारी किया जाता है। ओके, जब कोई भी प्राधिकारी यानी कि अथॉरिटी अपना काम नहीं करती तब सर्वोच्च न्यायालय यह रीट यानी मैंडमस जारी करती है। ठीक है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है? अपने जब ऑर्डर के साथ सुप्रीम कोर्ट का जो फर्स्ट लाइन होता है वो बोलती है वी ऑर्डर डू योर ड्यूटी। ये सुप्रीम कोर्ट अपने जो रीट जारी करती है मैंडमस परमादेश, उसके साथ इसका सुप्रीम कोर्ट का फर्स्ट लाइन होता है वी ऑर्डर डू योर ड्यूटी। ये एक तरीके का सीधा आदेश है सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, और एक चीज जान लीजिए सॉरी, इसे जो है मैंडमस को इसे इंजेक्शन भी कहा जाता है। कानूनी भाषा में इसे इंजेक्शन भी कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछा गया है इसलिए आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। तो मैंडमस को इंजेक्शन भी कहा जाता है। एक तरीके से जब हमारा कोई अंग ठीक से काम नहीं करता है या हमारा शरीर जब बीमार होता है तो हम अपने शरीर को सही करने के लिए इंजेक्शन लेते हैं, वैसे ही जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बीमारियां आ जाती हैं, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए जो है यहाँ पे इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है। जो सुप्रीम कोर्ट देती है वो है मैंडमस के रूप में। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। हमारा नेक्स्ट है प्रोहिबिशन यानी कि निषेध। यह सिर्फ अपने निचली अदालतों के खिलाफ यह जारी करता है। कौन? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, किसी भी चलते मुकदमे को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट इसे जारी करता है। ठीक है, ये एक तरीके से स्टे ऑर्डर होता है रनिंग केसेस पे। ठीक है ना, ताकि ये जो है आगे जो है इस पे कुछ अगर चीज़ें रह गई हैं, आगे सुनवाई करनी है, ट्रांसफ़र करना है, उसके बाद इस पे डिस्कस होगा। लेकिन एक तरीके से किसी भी रनिंग केसेस के ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट ये जारी करती है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। हमारा फोर्थ है सर्च्योरारी। ठीक है, ये भी सिर्फ निचली अदालतों के खिलाफ जारी होता है। अब देखिए, यह तब जारी किया जाता है जब किसी केस को एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफ़र करना हो। यहाँ तो समझ जाइए, एक
केस को एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में केस को ट्रांसफ़र करना हो, लेकिन ये जो ट्रांसफ़र करना होता है ये आमतौर पे अपर कोर्ट में ही ट्रांसफ़र होता है, ये भी समझ जाइए। और ये समझ लीजिए, ये बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि पोस्टमार्टम कानूनी भाषा में किस मौलिक अधिकार को पोस्टमार्टम कहा जाता है। तो ये सर्चिरारी जो है इसी को कानूनी भाषा में पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। ठीक है, एक तरीके से ये किसी भी केस का एक तरीके से पोस्टमार्टम ही हो गया, क्योंकि निचली अदालतों में उसमें बहस चल ही रहा था, लेकिन उसे अपर कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब उसमें फिर से जीरो से डिटेल में फिर से बहस होगी, यानी कि बिल्कुल उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। ठीक है, चलिए, आई होप आप सबको ये समझ में आ गया हो। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट है 5th को वारंटो अधिकार पुच्छा। सर्वोच्च न्यायालय इसे किसी के भी खिलाफ जारी कर सकती है। ये समझ जाइए, किसी भी व्यक्ति अथॉरिटी के खिलाफ ये जारी किया जा सकता है। जब कोई व्यक्ति अथॉरिटी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करता है तो उसे रोकने के लिए यह जारी किया जाता है। क्या? को वारंटो। ये समझ लीजिए। ठीक है, ज़्यादातर यह गलत तरीके से नियुक्तियों को रोकने के लिए ये जारी होता है, ये भी आप समझ लीजिए। को वारंटो जो है गलत नियुक्तियों को रोकने के लिए ज़्यादातर जारी किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। हमारा जो अब जो है 3 फंडामेंटल राइट 33, 34, 35 है ना, और उधर 12 और 13, हमने क्या समझा था फर्स्ट पार्ट में, मैंने आपको ये बताया था 12, 13, 33, 34, 35 ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है। तो अब ये हम समझ ले कि 33, 34 और 35 ये फंडामेंटल राइट्स के बारे में क्या बोलता है। ठीक है, तो संसद आर्टिकल 33 में ये कहा गया है, संसद को अधिकार होगा कि वह सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकारों को निरस्त कर दे। पार्लियामेंट हैज राइट टू सस्पेंड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। अब ऐसा है कि जब सशस्त्र बलों का जब ट्रेनिंग होता है, तो कभी आप ट्रेनिंग कैंप में जाके देखें तो कदम कदम पे उनके फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन होता है। उन जो ट्रेनीज होते हैं उनके फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन होता है। अगर उनके फंडामेंटल राइट्स का ख्याल रखा जाएगा तो जो इंटेंस ट्रेनिंग उनको दी जाती है वो एक तरीके से उनको नहीं दी जा सकती है। तो इसलिए यहाँ पे आर्टिकल 33 में कहा गया है कि संसद को यह अधिकार होगा कि वह सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकारों को निरस्त कर सकता है। अब मान लीजिए कि कोई इमरजेंसी ड्यूटीज़ है, उसमें सशस्त्र बलों को ड्यूटी लगाया गया है। अब उन पे कोई सिपाही बोल दे नहीं भैया हमारा तो ये फंडामेंटल राइट है, हम ये चाहेंगे, हम ये करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हमारा ये राइट है, वहाँ जा सकते हैं, नहीं जा सकते, तो आर्टिकल 33 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, पार्लियामेंट को ये ताकत देता है कि वो सारे सशस्त्र बलों को जो है आर्म्ड फोर्सेस के फंडामेंटल राइट्स को कैंसिल कर सकती है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। आर्टिकल 34, सभी मौलिक अधिकार निरस्त कर दिए जाएंगे जब सैन्य शासन की घोषणा होगी। ऑल फंडामेंटल राइट्स विल बी सस्पेंडेड व्हेन मार्शल लॉ इज डिक्लेयर्ड। मार्शल लॉ जैसे कि आप समझ गए, सैन्य शासन। आज तक हम भाग्यशाली हैं कि हमारे भारत में सैन्य शासन नहीं लगा है, यानी कि मार्शल लॉ नहीं लगा है। लेकिन जब कभी मार्शल लॉ, भगवान न करे ऐसा नौबत आए, लेकिन अगर ऐसा लगता है तो सभी मौलिक अधिकार जो है आम नागरिकों के वो निरस्त कर दिए जाएंगे मार्शल लॉ, यानी कि जब सैन्य शासन की घोषणा होगी। ठीक है, ये आर्टिकल 34 हमें कहता है। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 35 यानी आर्टिकल 35, मौलिक अधिकारों में परिवर्तन का अधिकार केवल संसद को होगा। संसद जो है सिर्फ और सिर्फ संसद ही मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है। सॉरी, ओनली पार्लियामेंट हैज द राइट टू चेंज द फंडामेंटल राइट्स। अब यहां समझ लीजिए, मौलिक अधिकारों को चेंज करने का हक तो पार्लियामेंट को है। ठीक है, सस्पेंड प्रेसिडेंट कर सकते हैं, ये भी समझ लिए, सस्पेंड कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट। लेकिन मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उसकी देखभाल कौन करता है? वो सुप्रीम कोर्ट करता है। तो मौलिक अधिकारों का गार्जियन एक तरीके से आप सुप्रीम कोर्ट को बोल सकते हैं, है ना। चेंज कौन कर सकता है? पार्लियामेंट। सस्पेंड यानी निरस्त कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट। और गार्जियन किसको बोलेंगे आप फंडामेंटल राइट्स का? वो होता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, चलिए, आई होप आप सब समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हमारा ये आखिरी पॉइंट है, ये हम समझ जाते हैं। हम हमेशा बात करते हैं कि फंडामेंटल राइट्स, तो फंडामेंटल राइट्स हमारे इंडियंस और बाहर दोनों, यानी कि फॉरेनर्स दोनों जनों को हम लोग प्रोवाइड है। लेकिन कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को ही प्रोवाइड है। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स गिवन ओनली टू इंडियन सिटीजन्स क्या क्या है वो देख लें। तो आर्टिकल 15, 16,
19, 29 और 30 यह सिर्फ हमारे भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, ये विदेशियों को नहीं प्राप्त है। और बाकी इन सबको छोड़ के बाकी सारा का सारा जो है भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है। फंडामेंटल राइट्स का लेक्चर और फंडामेंटल राइट्स ये चैप्टर हमारा यहीं पे आज समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया है। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।